हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में जीव विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो फाइनल बोर्ड परीक्षा में जीव विज्ञान से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। तो 78% पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है। तो रक्त हीमोग्लोबिन के कारण से लाल दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो जनन 2 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है। तो एथिलीन का उपयोग फल पकाने में किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन उत्पादक है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन उत्पादक है। तो जो घास होता है ये उत्पादक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है। तो मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो तंत्रिका कोशिका होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत को नष्ट कौन कर रहा है। यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन परत को नष्ट कौन कर रहा है। तो सीएफसी गैस नष्ट कर रहा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सीएफसी का पूरा नाम क्या होता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है कि अनुवांशिकी के
पिता किसे कहते हैं? यहाँ पे आपको बताना है कि अनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं, तो मेंडल को अनुवांशिकी के पिता कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में गुणसूत्र कितने जोड़ी पाई जाती है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में गुणसूत्र कितने जोड़ी पाई जाती है, तो 23 जोड़ी पाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? यहाँ पे आपको बताना है कि मानव का उद्भव कहाँ हुआ था, तो अफ्रीका में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान किससे होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान किससे होता है, तो रंध्रों के द्वारा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जीव विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, और इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो फाइनल बोर्ड परीक्षा में जीव विज्ञान से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि कौन सा रक्त समूह सबको रक्त दे सकता है? यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा रक्त समूह सबको रक्त दे सकता है, तो जो ओ रक्त समूह वाला जो रक्त है ये सबको रक्त दे सकता है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य का सबसे करीबी संबंधी कौन है? यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य का सबसे करीबी संबंधी कौन है, तो चिंपैंजी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण से होता है? यहाँ पे आपको बताना है कि पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण से होता है, तो क्लोरोफिल के कारण से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, तो जो श्वसन की क्रिया होती है ये सभी जीवों के लिए अनिवार्य होता है, जरूरी होता है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं, तो जाइगोट कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत पाई जाती है। यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन परत पाई जाती है, तो जो ओजोन परत होती है ये वायुमंडल की ऊपरी सतह में पाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि खुला परिसरण तंत्र पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि खुला परिसरण तंत्र पाया जाता है, तो कॉकरोच में खुला परिसरण तंत्र पाया जाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था, तो मटर के पौधे को चुना था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि पराग कोश में होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पराग कोश में होता है, तो पराग कोश में परागकण होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24
24 नंबर प्रश्न है कि अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है, तो फैलोपियन नलिका में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है, तो असुरक्षित यौन संपर्क है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि मछलियां किस अंग से श्वसन करती हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि मछलियां किस अंग से श्वसन करती हैं, तो गिल्स से करती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। यहाँ पे आपको बताना है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो कोशिका झिल्ली अर्धपरागम्य झिल्ली है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो जाइलम जल का परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि अमीबा किसके द्वारा अपना भोजन अंतर ग्रहण करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अमीबा किसके द्वारा अपना भोजन अंतर ग्रहण करता है, तो कुटपाद के द्वारा करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सभी जीवों में वंशानुगत गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सभी जीवों में वंशानुगत गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित करता है, तो जीन करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि ग्रहणी भाग होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि ग्रहणी भाग होता है, तो जो ग्रहणी होता है ये छोटी आंत का भाग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि फूल में नर प्रजनन अंग होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि फूल में नर प्रजनन अंग होता है, तो पुंकेसर नर प्रजनन अंग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह रोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि हरे पौधों में कौन सा पोषण होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि हरे पौधों में कौन सा पोषण होता है, तो स्वपोषी पोषण होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से आपको बताना है कि कौन एक उभयलिंगी जंतु है, तो जो केंचुआ होता है ये उभयलिंगी जंतु होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि शुक्राणु कहाँ बनते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि शुक्राणु कहाँ बनते हैं, तो शुक्राणु वृषण में बनते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि एकलिंगी पुष्पी पौधे का उदाहरण है। इसमें से आपको बताना है कि कौन एकलिंगी पुष्पी पौधे का उदाहरण है,
तो पपीता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जीव विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे और इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो फाइनल बोर्ड परीक्षा में जीव विज्ञान से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो एनीमिया होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि अनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि अनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं। तो मेंडल को कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है कि पुरुषों का लिंग गुणसूत्र होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पुरुषों का लिंग गुणसूत्र होता है। तो XY पुरुषों का लिंग गुणसूत्र होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में पनपता है। यहाँ पे आपको बताना है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में पनपता है। तो साफ जल में पनपता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है। तो मोटरसाइकिल से चलना ये पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है कि हरे पौधों में भोजन बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि हरे पौधों में भोजन बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है कि परावैंगनिक किरण को कौन छानने का कार्य करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि परावैंगनिक किरण को कौन छानने का कार्य करता है। तो ओजोन परत करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है कि रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो रक्षी कोशिकाएं पत्तियों में पाई जाती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से नर युग्मक क्या है। इसमें से आपको बताना है कि कौन नर युग्मक है। तो जो शुक्राणु होता है ये नर युग्मक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है कि क्षय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन क्षय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये तीनों क्षय योग्य प्राकृतिक संसाधन हैं। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है कि भ्रूण का विकास कहाँ होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि भ्रूण का विकास कहाँ होता है। तो भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर प्रश्न है कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। यहाँ पे आपको बताना है
कि मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो सोचने के लिए उत्तरदायी होता है, हृदय स्पंदन के लिए भी उत्तरदायी होता है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी उत्तरदायी होता है, यानी इनमें से सभी के लिए उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती चाप कहाँ बनते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रत्यावर्ती चाप कहाँ बनते हैं, तो मेरु रज्जु में बनते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है। इसमें से आपको बताना है कि कौन बौने पौधे को दर्शाता है, तो दोनों छोटा टी बौने पौधे को दर्शाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के 23वें जोड़ी क्रोमोसोम को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य के 23वें जोड़ी क्रोमोसोम को क्या कहते हैं, तो लिंक क्रोमोसोम कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक संसाधन है। ए ऑप्शन है वन, बी ऑप्शन है जल, सी ऑप्शन है कोयला, डी ऑप्शन है सभी। तो इसमें से आपको बताना है कि प्राकृतिक संसाधन है, तो ये तीनों प्राकृतिक संसाधन हैं, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर प्रश्न है कि विटामिन बी के कमी के कारण से कौन सा रोग होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विटामिन बी के कमी के कारण से कौन सा रोग होता है, तो बेरी रोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर प्रश्न है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया। यहाँ पे आपको बताना है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया, तो 7 विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न है कि दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो सिनेप्स कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के 22वें जोड़ी क्रोमोसोम को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों के 22वें जोड़ी क्रोमोसोम को क्या कहते हैं, तो ऑटोसोम कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर प्रश्न है कि धरती पर कितना प्रतिशत भाग पानी है। यहाँ पे आपको बताना है कि धरती का कितना प्रतिशत भाग पानी है, तो धरती का 71% भाग पानी है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न है कि शुक्राणु कहाँ बनते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि शुक्राणु कहाँ बनते हैं, तो शुक्राणु वृषण में बनते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर प्रश्न है कि मानव मादा का गर्भकाल का समय कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव मादा का गर्भकाल का समय कितना होता है, तो 9 माह का होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर प्रश्न है कि ऐसे जीव जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि ऐसे जीव जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 64 नंबर प्रश्न है कि पौधे के मादा भाग को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि पौधे के मादा भाग को क्या कहते हैं, तो जयांग कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर प्रश्न है कि द्विखंडन किसमें होता है। यहाँ पे आपको बताना है
कि द्विखंडन किस में होता है, तो द्विखंडन अमीबा में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर। 66 नंबर प्रश्न है कि फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो भोजन का परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 67 नंबर। 67 नंबर प्रश्न है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 68 नंबर। 68 नंबर प्रश्न है कि पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस का उपयोग करते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस का उपयोग करते हैं, तो ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 69 नंबर। 69 नंबर प्रश्न है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, तो पत्ती में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 70 नंबर। 70 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो श्वासोच्छ्वास कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 71 नंबर। 71 नंबर प्रश्न है कि अनुकुंचन गति किस पौधे में होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अनुकुंचन गति किस पौधे में होता है, तो छुई मुई के पौधे में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 72 नंबर। 72 नंबर प्रश्न है कि इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। यहाँ पे आपको बताना है कि इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, तो अवायवीय श्वसन में बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 73 नंबर। 73 नंबर प्रश्न है कि फूल में नर प्रजनन अंग होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि फूल में नर प्रजनन अंग होता है, तो पुंकेसर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर। 74 नंबर प्रश्न है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ पे आपको बताना है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये उपचयन की अभिक्रिया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 75 नंबर। 75 नंबर प्रश्न है कि सीएफसी का व्यापक उपयोग किसमें होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सीएफसी का व्यापक उपयोग किसमें होता है, तो एयर कंडीशनरों में होता है, रेफ्रिजरेटरों में होता है, इंजनों में होता है, यानी इनमें से सभी में होता है, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 76 नंबर। 76 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी पे ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि पृथ्वी पे ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है, तो सूर्य है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 77 नंबर। 77 नंबर प्रश्न है कि रक्त का थक्का किस अवयव के द्वारा बनता है। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त का थक्का किस अवयव के द्वारा बनता है, तो प्लेटलेट्स के कारण से बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 78 नंबर। 78 नंबर प्रश्न है कि स्त्रियों का लिंग गुणसूत्र होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्त्रियों का लिंग गुणसूत्र होता है,
तो XX स्त्रियों का लिंग गुणसूत्र होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 79 नंबर प्रश्न है कि मृत शरीर का पाचन करने वाले जीव को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है उत्पादक, बी ऑप्शन है अपघटक, सी ऑप्शन है स्वपोषी, डी ऑप्शन है सर्वहारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मृत शरीर का पाचन करने वाले जीव को क्या कहते हैं, तो अपघटक कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 80 नंबर प्रश्न है कि माँ के रुधिर से किसे पोषण मिलता है। यहाँ पे आपको बताना है कि माँ के रुधिर से किसे पोषण मिलता है, तो भ्रूण को मिलता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 81 नंबर प्रश्न है कि जिन शब्द का प्रस्तावना किसने दिया था। यहाँ पे आपको बताना है कि जिन शब्द का प्रस्तावना किसने दिया था, तो जोहानसन ने दिया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 82 नंबर प्रश्न है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 83 नंबर प्रश्न है कि चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन है, तो सुंदरलाल बहुगुणा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 84 नंबर प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। यहाँ पे आपको बताना है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो एक दिशीय होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 85 नंबर प्रश्न है कि मछलियां किस अंग से श्वसन करती हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि मछलियां किस अंग से श्वसन करती हैं, तो गिल्स से करती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 86 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, तो मुकुलन के द्वारा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 87 नंबर प्रश्न है कि वर्षा जल का संचयन क्या कहलाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वर्षा जल का संचयन क्या कहलाता है, तो जल प्रबंधन कहलाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 88 नंबर प्रश्न है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 89 नंबर प्रश्न है कि स्वच्छ जल का पीएच मान होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वच्छ यानी शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 90 नंबर प्रश्न है कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे जैव निम्नकरणीय कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 91 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, तो कुआं भूमिगत जल का उदाहरण है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 92
92 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक स्वच्छ ईंधन है। इसमें से आपको बताना है कि कौन एक स्वच्छ ईंधन है। तो जो प्राकृतिक गैस होता है ये एक स्वच्छ ईंधन होता है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 93 नंबर प्रश्न है कि घोंघा किस समुदाय का प्राणी है। यहाँ पे आपको बताना है कि घोंघा किस समुदाय का प्राणी है। तो ये मोलस्का का प्राणी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 94 नंबर प्रश्न है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो टाइलिन पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 95 नंबर प्रश्न है कि दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है। तो किण्वन की क्रिया होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 96 नंबर प्रश्न है कि पीतरस कहाँ से निकलता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पीतरस कहाँ से निकलता है। तो यकृत से निकलता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 97 नंबर प्रश्न है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। यहाँ पे आपको बताना है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो मृतजीवी पोषण पाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 98 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो शुक्रवाहिका नहीं है, ये पुरुषों में पाया जाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 99 नंबर प्रश्न है कि शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा होता है। तो श्वेत होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 100 नंबर प्रश्न है कि हार्मोन स्रावित होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि हार्मोन स्रावित होता है तो अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जीव विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं और इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो फाइनल बोर्ड परीक्षा में आपका जीव विज्ञान से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि पादप हार्मोन कितने होते हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 6। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पादप हार्मोन कितने होते हैं। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।